हम लोग जो बात कर रहे थे, आपके पास क्रेडिट कंट्रोल की बात कर रहे थे, साख नियंत्रण की बात कर रहे थे। पहला आपका था परिमाणात्मक परिमाणात्मक विधि और दूसरी आपकी थी गुणात्मक विधि। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड, जिसको आप लोग गुणात्मक कहते हो। क्वांटिटेटिव मेथड के अंतर्गत डायरेक्ट इकोनॉमी से मनी कम कर दी जाती है, यानी मनी की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मनी को कम कर दिया जाता है डायरेक्ट। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत इकोनॉमी में मनी फ्लो का डायरेक्शन चेंज किया जाता है। मुद्रा प्रवाह का जो दिशा होती है, मनी की जो दिशा होती है, उसको डायरेक्शन चेंज करते हैं, ना कि इकोनॉमी से मनी को निकाला जाता है। ठीक है, तो परिमाणात्मक स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, यह अल्पकाल के लिए होता। मैंने कल आपसे बात की कि स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता, अल्पकाल के लिए होता, लेकिन क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल जो होता है वो दीर्घकाल के लिए एक अर्थव्यवस्था में इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव का रिजल्ट जो होता है वो इंस्टेंट दिखाई पड़ता है इकोनॉमी में। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने चाहते हैं कि क्वांटिटेटिव के अंतर्गत जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे परिमाणात्मक साख नियंत्रण या मात्रात्मक साख नियंत्रण के नाम से जानती है, और इसे आप डायरेक्ट क्रेडिट कंट्रोल भी कह सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट क्रेडिट कंट्रोल वो मेथड होता है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को पहले से कम कर दिया जाता है। When we decline the amount of money in the economy, that is called credit control by the direct method. ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मात्रा कम की जाती है। और देखो, जब मुद्रा की मात्रा कम होगी तो निश्चित रूप से लोगों की इनकम कम हो जाएगी, लोगों की आय कम हो जाएगी। भाई, जब गवर्नमेंट ने क्या किया कि ब्याज दरें बढ़ा दिया, तो ब्याज दर बढ़ते ही मैं सोचूंगा कि घर में मनी क्यों रखूं, अपने पर्स में मनी क्यों रखूं, क्यों ना बैंक में जमा कर देता हूं उस पैसे को। दूसरा, ब्याज की दर ज्यादा है तो मैंने क्या डिसाइड किया कि अभी घर नहीं लेता हूं। क्यों? क्योंकि ज्यादा महंगा है ब्याज, लोन मेरा महंगा है, तो मैंने बैंकिंग के अंतर्गत मनी के प्रयोग को नकारा, रिफ्यूज किया कि नहीं, अभी मैं मनी का प्रयोग नहीं करूंगा, बाइक नहीं लूंगा, बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट है। तो एक तरफ तो क्या होता है कि हम अपनी सेविंग्स को बढ़ाने लगते हैं, और किसके द्वारा? बैंक के थ्रू बढ़ाने लगते हैं। और दूसरा क्या होता है, हम लोन को कम कर देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों एक्टिविटी क्या करती हैं? आपके पास से मुद्रा को हटा देती हैं। मुद्रा कहां चली गई? बैंक के पास चली गई। तो अर्थव्यवस्था में मनी क्या हो गया? कम हो गया। जब मनी कम हो जाएगा तो इससे आपकी इकोनॉमी में लोगों की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, आपकी क्या हो जाएगा? आपकी मांग कम हो जाएगी। जब ब्याज की दरें ज्यादा रहेंगी तो लोग बाइक लोन नहीं लेंगे, स्टूडेंट एजुकेशन लोन नहीं लेंगे। इसी प्रकार क्या होता, कोई व्यक्ति है वो अपना मकान नहीं लेगा। इस प्रकार कई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं जिनकी डिमांड डिक्लाइन कर जाती है। जब डिमांड डिक्लाइन करेगी तो डिमांड लॉ कहता है कि किसी वस्तु की मांग में गिरावट के परिणाम स्वरूप उस वस्तु का मूल्य भी पहले से कम हो जाता है। तो जब किसी वस्तु की मांग कम होगी तो निश्चित रूप से उसका मूल्य कम होगा, और मूल्य कम होना इकोनॉमी में क्या होता है? इन्फ्लेशन को डिक्लाइन कर देगा, और इन्फ्लेशन जब डिक्लाइन होगा तो वो हमारी इकोनॉमी कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या देखती है कि अर्थव्यवस्था में जब हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा होता है या प्राइस राइज ज्यादा होता है, मैंने बात आपके साथ चर्चा कर चुका हूं कि प्राइस राइज और इन्फ्लेशन में क्या अंतर है। प्राइस राइज एक सामान्य घटना है, जबकि इन्फ्लेशन एक परमानेंट घटना है। ठीक है, तो इकोनॉमी में प्राइस राइज या इन्फ्लेशन को डिक्लाइन करने के लिए क्या करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? अर्थव्यवस्था में क्या करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज्यादा कर देता है, ब्याज की दरों में बढ़ोतरी कर देता है। अब ये ब्याज की दरें जो बढ़ोतरी होती हैं वो सबसे पहले आपने देखा होगा, ब्याज की दरों में एक होती है बैंक रेट। बहुत
केयरफुली इस डिफिनीशन को सुनिएगा, बहुत जगह आपको प्रयोग में आएगी। तो बैंक रेट वो रेट होता है, ठीक है, जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, वो भी लॉन्ग टर्म। तो बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई दीर्घकालीन लोन अन्य बैंकों को देता है, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी में बैंक रेट ज्यादा हो जाएंगे तो निश्चित रूप से अगर बैंक रेट 10% है, तो जब कोई कॉमर्शियल बैंक है सच एज पीएनबी, सच एज एसबीआई, सच एज बीओबी, ठीक है, ये बैंक जब 10% पर लोन खुद प्राप्त करेंगे आरबीआई से, तो निश्चित रूप से क्या करेंगे, जो पब्लिक को ये लोन देंगे वो पब्लिक को किस रेट पे लोन देंगे, निश्चित रूप से 10% के ऊपर देंगे, ठीक है, 12% पे, 13% पे, 14% पे, जो एज इट इज पॉसिबल। तो आरबीआई क्या करता है कि बैंक रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। तो बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई अन्य कॉमर्शियल बैंक को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तो जब अर्थव्यवस्था में क्रेडिट कंट्रोल करना होता है तो आरबीआई आदेश करता है और बैंक रेट बढ़ जाता है, और बैंक रेट बढ़ते ही अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर क्या होती है, जब बैंक ग्राहकों को जिस रेट पर लोन देता है उसे हम लोग ब्याज की दरें कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरें क्या हो जाती हैं, पहले से बढ़ जाती हैं। और मैंने क्या बोला कि ब्याज की दरों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप दो रिजल्ट दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। ब्याज की दरों में बढ़ोतरी जैसे बैंक करता है तो सबसे पहले लोग लोन कम लेने लगते हैं, लोनिंग कम हो जाती है। तो जब लोन कम लेंगे तो निश्चित रूप से मुद्रा का मात्रा इकोनॉमी में डिक्लाइन हो गई है। और दूसरी तरफ क्या करेंगे, हम लोग सेविंग ज्यादा करेंगे, हम बचत ज्यादा करने लगते हैं। और जब बचत ज्यादा करेंगे तो जो मेरे घर में मान लीजिए 5000 रुपये है, मैं बैंक में रख दूंगा ब्याज के चक्कर में, तो मेरी मनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कम, क्योंकि मैंने ब्याज लेने के लिए अर्थव्यवस्था से अपनी जो मनी है मैंने अपने पॉकेट में रखी थी अपने परिवार के खर्च को चलाने के लिए, उस मुद्रा को उठा करके मैंने कहां रख दिया, मैंने रख दिया बैंक में। क्यों, क्योंकि मुझे ब्याज अच्छा मिल रहा है। तो मैंने अन्य इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज हेल्ड बाय मी, मुझे अपने लाइफ में करना था, मुझे बुक्स खरीदनी थी, मुझे लैपटॉप खरीदना था, मुझे ठीक है क्या कहते हैं घर के लिए बहुत सी चीजें खरीदनी थी, मेरे अपनी स्टडी के लिए बहुत सी चीजें खरीदनी थी, मैंने उनको पोस्टपोन कर दिया। क्यों पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बैंक अच्छा ब्याज दे रहे हैं। मैंने कहा चलो लैपटॉप तो बाद में ले लिया जाएगा, चलो अच्छा ब्याज कमा लेते हैं पैसे, ठीक है, इससे मुझे अच्छा मिल जाएगा। तो मैंने उस सेविंग को उठा करके कहां रख दिया, मैंने रख दिया बैंक के अंदर। तो परिणाम स्वरूप मेरे हाथ में मुद्रा कम हो गई, और जब मुद्रा कम हो गई तो मेरी डिमांड कम हो गई। तो अर्थव्यवस्था में यही थ्योरम क्या होती, सभी व्यक्तियों पर लागू होती है कि कोई भी व्यक्ति क्या करता है, जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं तो वो कभी भी खर्च नहीं करता है। वो कहता है कि जब महंगाई कम होगी, जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरें कम होंगी, तब हम क्यों ना वस्तुएं खरीदेंगे। तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी डिक्लाइन कर जाती है। कैसे, एक तरफ तो लोग लोन कम लेते हैं और दूसरी तरफ जो घर में बचते हैं उनको भी समेट के बैंक में रख देते हैं, और अपने जो इसेंशियल कार्य को छोड़ करके अन्य इकोनॉमिक एक्टिविटी है उन एक्टिविटी को भी ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक लगाने का मतलब होता है कि एक काम करते हैं बाद में कर लेंगे, ठीक है। जैसे बाइक आपको खरीदना है, ब्याज की दरें बहुत ज्यादा है, लोन बहुत ज्यादा है, किस्त बड़ी पड़ेगी, एक काम करो बेटा आप इस साल मत बाइक लो, आप बीए फर्स्ट ईयर कर लो, अगले साल ले लेना। तो आपकी देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन की गई कि नहीं की गई, इससे अर्थव्यवस्था में डिमांड डिक्लाइन करेगा। जब डिमांड डिक्लाइन करेगा तो इकोनॉमिक कंट्रोल्ड चलेगी। कंट्रोल्ड का मतलब इकोनॉमी की थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे बाइक है, बाइक में आपने ब्रेक लगा लिया, हल्का सा आपने ब्रेक रखा, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में बैंक रेट बढ़ने से, बैंक रेट बढ़ते ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से दो इफेक्ट दिखाई पड़ते हैं। एक तो लोन अमाउंट क्या होता है, लोन कम लोग लेना पसंद करते हैं, एंड अनदर साइड सेविंग्स ऑफ एवरी पर्सन
क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, और अर्थव्यवस्था की स्पीड, जो आपके पास ग्रोथ स्पीड होती है, वो डिक्लाइन कर जाती है। ठीक है, तो एक प्रकार से मैं इसको कंट्रोलिंग भी कहूंगा कि अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट का यूज आरबीआई करता है, और आरबीआई बैंक रेट बढ़ाने का आदेश करता है। लेकिन आरबीआई क्या करता है, जब उसको ये लगता है कि नहीं अब अर्थव्यवस्था बहुत स्लो हो रही है, ये तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ज्यादा अर्थव्यवस्था में लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, सब लोग क्या हो गए हैं, न्यूट्रल हो गए हैं, तो आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट कम करने का आदेश जारी कर देता है। जब बैंक रेट कम करने का आदेश जारी करता है तो कॉमर्शियल बैंकों को अब कम रेट पर लोन मिल जाते हैं। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में ये ब्याज की दरें डिक्लाइन कर देते हैं, और जब ब्याज की दरें डिक्लाइन करते हैं तो फिर आपका इफेक्ट क्या होगा, ब्याज की दरें कम है तो हम दौड़ के लोन ले लिए। ठीक है, लोन ले लिए। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे ब्याज की दरें कम होती हैं, लोग कलर टीवी महंगी महंगी ले लेते हैं, फ्रिज ले लेते हैं, कूलर ले लेते हैं, मकान ले लेते हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि लोन ज़्यादा लेते हैं, कहते बहुत नॉमिनल ब्याज की दरें हैं, चलो ले लेते हैं, किस्त में पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे मैं प्लान रख दूं कि एक काम करो 10,000 का मोबाइल फोन है, हम ब्याज के तौर पे बहुत कम 1,000 रुपये ही लेंगे, तो आप कहोगे सर 1,000 रुपये करके हम चुका देंगे, बट हमें मोबाइल दे दीजिए। तो ऐसा उपभोक्ता के साथ होता है, उसको लगता है कि ये सारी चीज़ें एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती हैं और उन वस्तुओं की तरफ उपभोक्ता दौड़ पड़ते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में जब लोन लोग ज़्यादा लेने लगते हैं तो मनी फ्लो इकोनॉमी में बढ़ जाता है, और दूसरा सेविंग कम कर देते हैं, अरे ब्याज बहुत अच्छा नहीं मिल रहा, रहने तो चलो कुछ खरीद लेते हैं। ठीक है, अपनी इसेंशियल कमोडिटी को खरीद लेते हैं, बाइक खरीद लेते हैं, तो इससे मनी फ्लो बढ़ जाता है और इससे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ने से आपने देखा होगा प्राइस राइज कर जाता है। प्राइस राइज करने का मतलब होता है इन्फ्लेशन आने लगता है, और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ने से इन्वेस्टर क्या करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है ताकि प्रॉफिट अच्छा है, निवेश किया जाए, निवेश से गुणक काम करता है, और गुणक अर्थव्यवस्था की नेशनल इनकम को इंप्रूव कर देता है। तो इस प्रकार जो बैंक रेट होता है, वो बैंक रेट बहुत टेक्निकल गेम खेलता है अर्थव्यवस्था की गति को निर्धारित करने के लिए। द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी इज प्योरली डिटरमाइंड बाई किसके द्वारा हो जाता है, बैंक रेट द्वारा हो जाता है। तो इस प्रकार जो बैंक रेट होता है वो आरबीआई के हाथ में होता है, और आरबीआई उसको टाइमली फ्लैक्चुएट करता है अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप उसमें परिवर्तन लाता रहता है। ठीक है, अब दूसरा आता है वर्तमान समय में, देखिए बैंक रेट क्या है, 4.25 है। ठीक है, तो इसके आधार पर बैंक्स में हम लोग अपनी एक्टिविटी को संपादित करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टूल्स है, देखो मैंने क्या बोला, गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए केवल एक टूल्स नहीं होते, देयर आर द मेनी टूल्स। बहुत भी आरबीआई के पास कई तरीके होते हैं जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में वो क्रेडिट कंट्रोल करता है। तो पहला मैंने क्रेडिट कंट्रोल का जो मेथड आपके साथ डिस्कस किया वो मैंने किया बैंक रेट, और ये बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म में ही काम करता है। ये लॉन्ग टर्मोलॉजी है। शॉर्ट टर्मोलॉजी क्या है, रेपो रेट, सेम डिफिनीशन है, बट अल्पकाल में जब लग जाएगा तो रेपो रेट कहलाएगा, दीर्घकाल में जब लगेगा तो बैंक रेट कहलाएगा। डिफिनीशन बहुत क्लियर है, कोई कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ द नेक्स्ट है एसएलआर। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। यानी वैधानिक तरलता अनुपात से आशय उस अनुपात से है जिस अनुपात पर कोई बैंक अपने कुल कोष का एक निश्चित अनुपात में गोल्ड या साख पत्रों को रखता है। ठीक है, यह अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्तमान समय में वैधानिक तरलता अनुपात 18% है। अब सपोज दैट मैंने एक दिन एग्जाम्पल दिया था कि एक व्यक्ति आता है, वो 1,000 रुपए जमा करता है, उससे ए व्यक्ति को लोन दिया जाता है 910 रुपए का, फिर क्या होता है 840 का, ऐसे करके इस 1,000 रुपए से जो प्राथमिक जमा थी उससे 5,000 का व्युत्पन्न जमा ड्राइव्ड डिमांड रेडी कर दी जाती है। इस प्रकार बैंक की पूंजी कितनी हो गई, तो बैंक की पूंजी हो गई 1,000 प्लस 5,000। भाई 5,000 आपने तो लोन जनरेट कर दिया, ठीक है, चेकबुक अकाउंट के माध्यम से। तो इस प्रकार आपकी बैंक की पूंजी कितनी हो गई, 6,000 रुपए। तो 6,000 का 18% आपको
एज अ गोल्ड या एज अ डिबेंचर पेपर के रूप में बैंक में रखना पड़ेगा। ये आरबीआई के आदेश हैं। तो एसएलआर क्या होता है? आपका वैधानिक तरलता अनुपात, यानी बैंक की क्रेडिबिलिटी। ये नहीं कि बैंक हवा में काम करे, बैंक के पास कोई पूंजी नहीं, इधर का पैसा उधर कर रहा, नहीं। आपको वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में जितना एसेट्स आप क्रिएट करोगे, जितनी कैपिटल आप बैंक में क्रिएट करोगे, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे आपकी ड्राइव्ड डिपॉजिट हो, वो सारी की सारी कैपिटल होगी। उस कैपिटल का 18% आप चाहे तो गोल्ड में रखिए चाहे तो डिबेंचर पेपर पे रखिए। अब डिबेंचर पेपर क्या है? गोल्ड तो आपको पता है कि ठीक है, गोल्ड पे 18% पैसा लगा दिया, यानी 6000 का 18% कितना होगा आपका? 6000 मल्टीप्लाई बाई 18/100, 00 से 00 कंट्री 8 कितना हो जाएगा 18%? कोई बता सकता है? 500 कितना? 1080 होगा। 1080। 6000 का। हाँ, तो 1080 का आपको गोल्ड या डिबेंचर पेपर रखना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है, सर डिबेंचर पेपर क्या होते हैं, साख पत्र क्या होते हैं? ठीक है, अब देखो, बैंक है, कहीं ना कहीं पैसा लगाएगा, जरूरी थोड़ा कि सारा पैसा लोन दे दे। आपने देखा होगा शेयर बाजार में शेयर्स बिकते हैं। इन शेयर्स को जब खरीदता है बैंक, ठीक है, या कहीं पर इक्विटी में पैसा लगाता है, इक्विटी का मतलब होता है एक समूह में पैसा लगाना और उसमें बैंक भी, तो उन पेपर्स को भी आपको रखना पड़ेगा। आपने कहीं पैसा लगाया, बड़ी कंपनी में आपने पैसा लगाया, ठीक है, किसी फर्म के साथ आपने पैसा लगाया है, तो वो पेपर आपको लिख के देंगे ना, तो वो कहलाता है डिबेंचर पेपर। तो आपको अपने टोटल कैपिटल का, ठीक है, जितनी पूंजी आपने जनरेट की है थ्रू द बैंकिंग सिस्टम, उसका 18% आपको एसएलआर के रूप में रखना पड़ेगा। ये बैंक को कभी बहुत बड़ी आफत आती है, क्राइसिस जनरेट होती है, तो ये आपको सपोर्ट करेगा। आरबीआई के सख्त निर्देश हैं कि आप हवा में काम नहीं करोगे, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर, नहीं। आपको एसएलआर के माध्यम से ज्यादा, एसएलआर के माध्यम से इतना पैसा रखना पड़ेगा। पहले पता है आपको एसएलआर का जो अमाउंट था वो 40% था। कभी डेटा देखना, चेक करना कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसएलआर इन इंडिया, या बैंकिंग सिस्टम में एसएलआर क्या रहा, उसका ट्रेंड क्या रहा। तो ये पहले 40% था, यानी 6 को 24, यानी 2400 रुपए का आपको गोल्ड या सिक्योरिटी पेपर रखना पड़ता था। यानी रेस्ट ऑफ अमाउंट जो आपके पास 3600 रुपए बचे, केवल उससे ही आप क्रेडिट क्रिएशन करोगे। तो क्रेडिट क्रिएशन करने की पावर कम हो गई थी। फिर ये घट करके कुछ दिनों बाद आप देखना कि ये 25% हो गया, बैंक बड़े खुश हो गए। अच्छा, वो मात्र 25% का मुझे रखना है, यस। अब वो 75% का क्रेडिट क्रिएशन कर सकते थे, अब इस समय घटा करके आरबीआई ने 18% कर दिया है। बैंक बहुत खुश, चलो हमको ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। तो एसएलआर भी एक सिस्टम है आरबीआई का, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में क्रेडिट कंट्रोल किया जा सकता है। बैंक दर से लोग नहीं मान रहे हैं, अरे ऊंचा ब्याज है तो क्या हुआ, हम घर लेंगे, लो, ठीक है। कभी कभी गाड़ी आपकी ब्रेक लगाने के बाद भी नहीं रुकती, आप क्या करोगे? हैंड ब्रेक है, गियर है, तो हैंड ब्रेक की तरह काम करता है आपका एसएलआर। एसएलआर को फिर आरबीआई दूसरा लगाता, हैंड ब्रेक लगा देता। लो, एसएलआर अब आपको 30% रखना होगा। लो, अब आपकी लोनिंग की कैपेसिटी कम हो गई, अब ड्राइव डिपॉजिट आप कम जनरेट कर पाओगे। तो एसएलआर आरबीआई का दूसरा तरीका है, और जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है, और ये अमाउंट बैंक को अपने पास ही रखनी पड़ती है। ओके, सीआरआर का अमाउंट कहां भेजना पड़ता? आरबीआई के चेस्ट में। ये बहुत अंतर सीख लेना, ठीक है, क्लियरली अंतर। आरबीआई सीआरआर निर्धारित तो करता है, आई एम ऑल्सो एग्री विथ यू,
बट सीआरआर का अमाउंट आरबीआई को देना पड़ेगा, लेकिन एसएलआर का जो अमाउंट है उस बैंक के अपने पास रहेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, एसएलआर हमारा एक तरीका है। अब तीसरा आता है कैश रिजर्व रेशियो। थर्ड आपका टूल्स है कैश रिजर्व सर एक रेशियो। बार रिपीट कर सकते हैं? एक बार देख लीजिएगा, पहले पढ़ लीजिए, रिपीट करने के लिए आपका वीडियो बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, जी। तो हाँ, कैश रिजर्व रेशियो, प्रत्येक कैश के पीछे आपको कुछ मुद्रा नकद के रूप में आरबीआई के पास रखनी पड़ेगी। सपोज दैट, मैंने आपको एक दिन एग्जाम्पल बताया था कि मोहन जाता है और बैंक में 1,000 रुपए जमा करता है। आरबीआई के आदेशानुसार उसे सीआरआर का 4% मनी जो है वो आरबीआई को देना है। तो कितना होगा 4%, कोई बता सकता है मुझे? 40 रुपए। वेरी गुड। 40 40 रुपए 40। आपको इस डिपॉजिट के पीछे कहां देना होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो यानी 40 रुपए हटाने के बाद 960 रुपए को ही आप एज अ लोन दे सकते हो, और उधर आपको इस मनी का 18% एसएलआर भी करना है। एसएलआर तो 18% कितना हुआ? 180। 180। ठीक है, तो 180 भी घटा दो 960 से ना, तो 180 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0, और आपका हो जाएगा 8, और ये आपका 780 का ही आप क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं? तो कैश रिजर्व रेशियो जो होता है वो बैंक आरबीआई में जमा करता, प्रत्येक डिपॉजिट या लोनिंग के पीछे उसे सीआरआर का अमाउंट जमा करना होगा और निश्चित रूप से आरबीआई को पहुंचाना होगा। एसएलआर का जो अमाउंट होगा वो बैंक के अंदर ही रखा जाएगा, वो चाहे गोल्ड के रूप में हो चाहे डिबेंचर पेपर के रूप में हो। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट बचेगा उस अमाउंट को वो लोन कर सकता है। अब सपोज दैट, अब सोचो कि अगर आरबीआई क्या कर दे, ये जो आपके पास सीआरआर है इसको बढ़ा के 10% कर दे और एसएलआर को बढ़ा के 20% कर दे, तो निश्चित रूप से ये जो 780 वाला अमाउंट है वो ये 620 के आसपास हो जाएगा। यानी बैंक की क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता पहले से कम हो जाएगी। अगर सीआरआर का मान कम कर दे और एसएलआर का मान कम कर दे तो निश्चित रूप से ये 800 अमाउंट हो जाएगा। अब बैंक की क्रेडिट क्रिएशन करने की क्षमता पहले से बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार ये तीनों टूल्स के विषय में आपने सीख लिया। बैंक रेट, वो रेट जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है। दूसरा एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात, वो होता है प्रत्येक डिपॉजिट या लोन के पीछे एक निश्चित अमाउंट में आपको उस पूंजी के सापेक्ष गोल्ड या डिबेंचर पेपर खरीद करके बैंक में रखना होगा, वो एसएलआर है। और तीसरा आपका सीआरआर होगा, कैश रिजर्व रेशियो, प्रत्येक डिपॉजिट या लोनिंग के पीछे आपको एक निश्चित मात्रा में का अमाउंट आरबीआई के चेस्ट में रखना होगा। नाउ द नेक्स्ट है रेपो रेट। मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अभी मैंने आपके साथ रेपो रेट पे डिस्कस किया। ये देखो, बैंक रेट की जो पॉलिसी होती है वो दीर्घकालीन में बनती है, दीर्घकाल में बनती है। और दीर्घकाल वो समय होता है जिसमें क्या होता है, तुरंत इतनी जल्दी मीटिंग्स नहीं फिक्स की जाती हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें टाइम लगता है, श्योर है, आप समझ ही रहे होंगे, टाइम थोड़ा बहुत लगेगा। तो अल्पकाल में क्या होता है, डिसीजन लिया जाता। तो जब अल्पकाल में आरबीआई जिस रेट पे कमर्शियल बैंकों को या अन्य बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है वो आपका रेपो रेट होता है। ठीक है, लोन प्रोवाइड करता है। और लोन क्या होता है, ये अपनी साख को यहां पे रखते हैं, डिबेंचर पेपर को, और बदले में ये लोन लेके जाते हैं। अब जिस दर पर, रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जिस दर पर क्या होता है, आरबीआई सारे डिबेंचर पेपर को वापस करती है, भैया ये पेपर अपने ले जाओ, हमारा पैसा वापस करो। तो जिस रेट पर आपको ये सारे पैसे क्या होते हैं, वापस करने पड़ते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग, एक मिनट थोड़ा सा
फोन आ